नागिन सीज़न 7 की एपिसोड 39 में हम देखते हैं कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। राधिका के जो अब आर्यमन के ऊपर पूरी तरह से अपना हक जताकर बैठी है। वो आर्यमन को बार बार उस बात की याद दिलाती है कि किस तरह अनंता ने उसके साथ धोखा किया था और अनंता ने उसकी पूरी फैमिली को मारने की कोशिश की थी। और ये सुनकर आर्यमन को फिर से वही याद आ जाता है कि किस तरह अनंता ने उसको धोखा दिया था। कहानी की शुरुआत आगे हम देखते हैं कि आर्यमन के कान हर वक्त राधिका भरती रहती है और उसे अनंता के खिलाफ करती है। अब आर्यमन को अनंता से इतनी नफरत हो चुकी है कि अब उसका नाम भी नहीं लेना चाहता। दूसरी तरफ राधिका आर्यमन से यही कहती है कि मैं तुम्हें शुरू से ही कहती थी कि अनंता ठीक लड़की नहीं है, वो बहरूपिया है, रूप बदलकर आना दमन बनकर इस घर में आई थी, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। मैं शुरू से तुम्हारी अच्छी दोस्त हूँ और तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मैंने कभी भी इस घर का बुरा नहीं चाहा और हमेशा तुम्हें ही अपना समझा, लेकिन तुमने कभी मुझे जगह दी ही नहीं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि राधिका ने जो चाल चली थी वो आगे जाकर कामयाब तो हो चुकी है। आर्यमन पूरी तरह से आहाना के प्यार में तो अभी भी पागल है, लेकिन वो आहाना से नफरत करता है क्योंकि आहाना ने उसको धोखा दिया था। दूसरी तरफ राधिका आर्यमन से कहती है कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं जब तक तुम्हारे साथ हूँ तुम्हारा ख्याल रख रही हूँ। तुम मुझे बस अपना दोस्त ही समझो। राधिका यहाँ आर्यमन के साथ मोहब्बत नहीं करती, बल्कि उसके साथ रहकर हिंदुस्तान की तबाही का प्लान तैयार कर रही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एरोल जो कि बहुत ज़्यादा खुश नज़र आता है, क्योंकि उसकी इतनी अरसों की मेहनत पर फल मिलने वाला है, क्योंकि वो देखता है कि उसके यहाँ कोई आया है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एरोल को पता चलता है कि राधिका जिंदा है, और वो जैसे देखता है ड्रैगन को तो वो समझ जाता है ये तो उसकी बेटी राधिका है, जो कि इतने अरसों बाद वापस चिंगिस्तान लौट आई है। एरोल की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होने वाला और वो राधिका को देखकर बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड हो जाता है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं जैसे राधिका चिंगिस्तान पहुंचती है और एरोल अपनी बेटी राधिका को देखकर इतना इमोशनल हो जाता है और राधिका से कहता है कि मेरे बच्ची, मैंने तुम्हें इतने अरसे तक इंतज़ार किया लेकिन तुम मुझे मिली नहीं। तो राधिका अपने बाप से कहती है कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं हिंदुस्तान जाकर वो पेपर्स भी लाऊंगी और उसके बाद नागिन से नागमणि भी लाऊंगी, और बस मैं इसलिए वहाँ रुक गई थी कि मैंने अपने बाप को जो वादा किया था वो पूरा करना मेरा फ़र्ज़ था। एरोल मनी देखकर हैरान हो जाता है कि आखिरकार उसकी बेटी ने इतना बड़ा काम कर दिया जिसकी वजह से वो इतने अरसे से इंतज़ार कर रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि राधिका मनी अपने बाप को देती है और कहती है कि बाबा अब सब कुछ हमारा है, हिंदुस्तान भी और चिंगिस्तान भी, अब हम दोनों मिलकर इस पर राज करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं अगले सीन में राधिका एरोल को उस मंदिर का बताती है, कहती है कि ये मंदिर मुझे उस अनंता की वजह से पता चला था, उसने मुझे वहाँ पर ये मनी दी थी और मैं उस मंदिर में तो नहीं गई, लेकिन उस जगह का मुझे पता है, वो सिर्फ इस मनी के जरिए ही हमें नज़र आ सकता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि राधिका अपने बाप एरोल को उस मंदिर के पास लेकर जाती है और कहती है कि बाबा ये मंदिर यही है, लेकिन ये इस मनी की ताकत से दिखता है, इसके अलावा हम इस मंदिर को नहीं देख सकते। एरोल अपनी बेटी राधिका से कहता है कि मुझे इस मंदिर में जाना, और वहाँ पर मेरी कोई खास गई थी जो कि इस मणि को लेने के लिए मैंने भेजा था, और वो हमेशा के लिए वहाँ पत्थर की बनकर रह गई थी। जैसे ही मणि की शक्तियाँ प्रकट होती है तो मंदिर सामने नज़र आने लग जाता है और एरोल वो मंदिर देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उस मंदिर के अंदर जाकर एक ज़रूरी काम करना था। राधिका अपने बाप को मंदिर दिखाती है और एरोल यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश होता है कि उसकी बेटी ने इतना बड़ा काम किया, लेकिन उसे नहीं पता होता ये उसके लिए बहुत बड़ी सज़ा भी बन सकती है। नागिन सीज़न 7 की आने वाली एपिसोड्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद हम देखते हैं जैसे ही मंदिर सामने आता है और एरोल मंदिर में जाने की कोशिश करता है तो एरोल ज़ोरदार पीछे से गिर जाता है और उसके पाँव पत्थर के बनने शुरू हो जाते हैं, और ये देखकर राधिका बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाती है कि आखिरकार क्या हो रहा है। राधिका अपने बाप एरोल को देखती है कि वो पत्थर का बनता जा रहा है तो बहुत ज़्यादा चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है, क्योंकि उसे पता नहीं होता कि इस मंदिर के ऊपर शराब है। इसके बाद एरोल अपनी बेटी से कहता है कि तुमने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर दी है, ये मंदिर सिर्फ वही अनंत कुल की नागरानी ही खोल सकती है, क्योंकि इस पर अनंत कुल का श्राप है, और वो जो भी कोई इस मंदिर में मनी लेने के लिए जाता है तो ये मंदिर उसे श्रापित कर देता है और उसे पत्थर का बना देता है। अब ये मंदिर सिर्फ और सिर्फ नागिन की वजह से ही खुल सकता है, और उसकी आते ही मुझसे ये श्राप हटेगा, तो मैं जल्दी से जाकर उस नाग रानी अनंता को लाना होगा ताकि मैं ठीक हो सकूँ। लेकिन ये सुनकर राधिका लाजवाब हो जाती है। वो अपने बाप से कहती है कि मैंने तो अनंता को नहीं देखा, क्योंकि जब मैं उससे मनी छीन रही थी तो वो नीचे गिर गई थी। यहाँ पर अनंता की मौत का नहीं बताएगी राधिका अपने बाप को, क्योंकि उसे डर है कि उसका बाप कहीं से गुस्सा ना हो जाए, क्योंकि उसने खुद ही अनंता को मारा था। बार बार एरोल यही कहता है कि तुमने नागरानी अनंता को कहाँ छुपाया, उसे लाओ और वो मुझे ठीक करेगी और वो इस मंदिर का श्राप भी वही हटा सकती है। एक इच्छाधारी नागिन अनंत कुल की नागरानी ही ऐसा कर सकती है। लेकिन इसके जवाब में राधिका अपने बाप एरोल से कहती है कि बाबा मुझे नहीं पता वो कहाँ गिर गई थी, मुझे लगता है कि वो पता नहीं कहीं चली गई है, लेकिन असल में राधिका ने उसको मार दिया था। इसके बाद हम देखते हैं कुछ महीने बाद का सीन दिखाई देता है, यहाँ पर हमें नागिन का मंदिर दिखाया जाता है और उसमें हमें दिखाया जाता है कि एक नई कहानी की शुरुआत। यहाँ पर हमें सबसे पहली झलक प्रियंका चौधरी की एक नए रूप में और नागिन की नई एंट्री दिखाई जाती है। नागिन की एंट्री कुछ इस तरह होती है, गाड़ी में एक आदमी दिखाई दिया जाता है जो कि गाड़ी में बैठा होता है और वो बार बार बस नागिन को ही देख रहा होता है और नागिन भी उसे ही देख रही होती है, और वो अपनी गाड़ी से ज़मीन पर कुछ कचरा वगैरह फेंक देता है, और अनंता को ये बात अच्छी नहीं लगती और उठकर वो कचरे वाली बोतल उठाकर उस आदमी को मार देती है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि नागिन का नया लुक और नई फैमिली दिखाई जाती है, जहाँ पर एक औरत दिखाई जाती है जो कि उसकी भाभी होती है, और इसमें हम देखते हैं कि अनंता का नया नाम है और नई पहचान के साथ एंट्री दिखाई दी गई है। यहाँ पर अनंता बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है और वो अपारा के नाम से अपनी नई फैमिली में एडजस्ट होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अनंता एक छोटी सी प्रेस कंपनी में काम करती है जो कि उसके भाई अरशद की है, आकाश की है।
तो उसकी भाभी से कहती है कि तुम लोग बस दिन रात बस काम नहीं लगे रहते हो, तुम दोनों बहन भाइयों को कोई सुकून ही नहीं कि घर में बैठकर आराम से खाना खा रहा हो। तो इसके बाद वो अपनी भाभी से अनंता कहती दिखाई देती है कि मेरा भाई दिन रात इतनी मेहनत करता है और मैं अपने भाई की कंपनी को किसी बड़े मकाम पर देखना चाहती हूँ। और अर्शवाद अर्शवाद भाई इतने अच्छे हैं कि वो हर काम बहुत ज़्यादा ही दिल से करते हैं और मैं अपने भाई की कामयाबी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। लेकिन भाभी आप प्लीज़ इतने ज़्यादा ऑयली खाने मुझे मत खिलाएं, मैं डाइट करती हूँ और मेरा फिगर ख़राब हो जाएगा। दूसरी तरफ अनंता की भाभी दिखाई दी गई है और उसके बाद हमें अनंता का भाई भी और दिखाई दिया जाता है जो कि अर्शु के नाम से जाना जाता है। इसके बाद उसे एक छोटा भाई भी दिखाया जाता है। अनंता जैसे ही नए माहौल में जाती है और उसे एक नई फैमिली मिली है जिसे हमें दिखाया जा रहा है। अनंता का नाम अपरा के नाम से दिखाया जा रहा है और उसे बहुत ज़्यादा छोटी सी क्यूट सी फैमिली दोबारा से मिल चुकी है और 6 मंथ के लिप के बाद कहानी आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अनंता का जो भाई है वो प्रेस कंपनी चलाता है और अपनी अखबार के जरिए ही अपनी रोजी रोटी करता है। लेकिन अनंता अपने भाई की कंपनी को किसी बड़ी बुलंदी पे देखना चाहती है। वो दिन रात मेहनत करती है और अपने भाई के काम में हाथ बटाती है क्योंकि अनंता के पास एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो आर्यमन की कंपनी में पहले काम करती दिखाई दी गई है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आर्यमन अनंता से बहुत ज़्यादा नफरत करता दिखाई देता है क्योंकि उसे पता चल चुका था कि अनंता बहुत ज़्यादा ही फ्रॉडिया लड़की थी और उसने उसका दिल तोड़ा था। इसलिए वो हर वक्त बस अनंता का जब भी नाम आता है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं राधिका आर्यमन से शादी तो की है लेकिन आर्यमन राधिका को वो हक नहीं दे रहा और ना ही उसे वो रिस्पेक्ट देता है और वो कहता है कि तुम बस मेरी दोस्त हो, हमारा रिश्ता और कुछ भी नहीं, हमारे दरमियान मियाँ बीवी वाला कोई ऐसा ताल्लुक नहीं और तुम मुझ पर किसी किस्म का कोई हक नहीं जताओगी। राधिका जो अब आर्यमन को देखती है और पूरा घर भी संभालती है और आर्यमन की कंपनी भी संभाल रही है, वो आर्यमन से कहती है कि मैं बस यहाँ तुम्हारी खुशी के लिए ही हूँ और मैं इतना कुछ संभाल रही हूँ और तुम्हारी फैमिली को भी संभाल रही हो, बस तुम अपना फेस दिखाओ क्योंकि तमाम कंपनीज तुम्हारे फेस पर ही चलती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि राधिका ने पूरे घर का होल्ड किया हुआ है, पूरी कंपनी संभाल रही है और वो पूरे घर पर अपना हुक्म चलाती है। यहाँ पर कि सूरी को भी वो अपने इशारों पर नचाती है और आर्यमन की पूरी फैमिली को भी अपने इशारों पर नचा रही है। यहाँ पर आर्यमन की पूरी फैमिली पूरी तरह से कंगाल हो चुकी है क्योंकि अहाना के जाने के बाद वो बेचारे सड़क पर आ चुके हैं। अब उन सबको राधिका की गुलामी करनी पड़ रही है और राधिका उन सबको अपने इशारों पर नचवाती है। वहाँ पर पीछे से एरोल ने भी उनका खाना पीना था सब कुछ बंद कर दिया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि राधिका अब चिंगिस्तान और हिंदुस्तान दोनों पर राज करती दिखाई दे रही है, लेकिन उसके जहन में एक सवाल है कि आखिरकार उस नाग मंदिर में ऐसी क्या चीज़ है जो कि वो अनंता ही जानती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एरोल अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा ही खुश भी है लेकिन बहुत ज़्यादा गुस्सा भी होता है क्योंकि वो बार बार राधिका से बस यही सवाल करता है कि आखिरकार उसे अनंता कहाँ मिलेगी और कब मिलेगी, कब वो अपने बाप को ठीक करेगी। अब राधिका के लिए बहुत ज़्यादा मसला बन चुका है। वो दिन रात बस यही सोचती है कि किस तरह वो अपने बाबा को ठीक करे। नागिन 7 जैसे आगे बढ़ता जा रहा है इसकी कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। अगर आपको मेरे रिव्यूज़ पसंद आते तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करें। इसके बाद हम देखते हैं कि राधिका बहुत इमोशनल चुकी है अपने बाप को देखकर क्योंकि वो चल नहीं सकता, उस पर शराब चढ़ चुका है, मंदिर का उसके पाँव पत्थर के बन गए हैं। वो दिन रात बस अपनी बेटी को यही कहता है कि मुझे हर हाल में वो अनंत कुल की नागरानी अनंता चाहिए क्योंकि अगर वो आएगी तो तभी मैं ठीक होऊंगा। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती जा रही है इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जो हमें देखने को मिल रही है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि राधिका और एरोल ने भरनी को भी बंदी बनाकर रखा हुआ है और एक महापंडित की मदद से उसे एक ऐसी रेखा में बांधा हुआ है जिसकी वजह से वो कहीं बाहर नहीं जा सकती। भरनी पूरी कोशिश करती है वहाँ से निकलने की और आखिरकार वहाँ से निकलने में वो कामयाब भी हो जाएगी। इन लोगों ने भरनी को अभी तक नहीं मारा क्योंकि भरनी के पास अनंता के बहुत सारे राज हैं और इसलिए इसको जिंदा छोड़ा हुआ है। भरनी वहाँ से निकल जाती है और अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश करती है और हिंदुस्तान पहुँचती दिखाई देगी। वहाँ से भरनी निकल तो जाती है लेकिन उसके लिए आगे जाकर बहुत ज़्यादा बड़ा मसला भी होने वाला होता है क्योंकि उसे नहीं पता होता कि वो जिस इलाके में है चिंगिस्तानियों के इलाके में वहाँ उसकी जान को खतरा हो सकता है। भरनी वहाँ एरोल के महल से तो निकल आती है लेकिन उसके पीछे बहुत सारे जानवर यानी जंगली कुत्ते लग जाते हैं, जहाँ से हमें दिखाया जाता है फिर से वही भरनी और उन जंगली कुत्तों के दरमियान फाइटिंग दिखाई दी जाती है। नागिन 7 के इस सीन में बहुत ज़्यादा ही एआई का यूज़ किया गया। इस सीज़न को बहुत ज़्यादा प्यार तो मिल रहा है लेकिन इसको एआई की वजह से बहुत ज़्यादा ट्रोल भी किया जा रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि बर्नी उन जंगली कुत्तों से लड़ती दिखाई देती है लेकिन उसे नहीं पता होता कि खतरा उसके लिए अभी भी बहुत मुंह मोड़ के खड़ा है क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। यहाँ पर हमें वही फाइट दिखाई जाती है जो कि हर बार हमें नागिन के सीन में दिखाई जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बर्नी आखिरकार वहाँ जंगली जानवरों से लड़कर चिंगिस्तान पहुँचने की कोशिश ही कर रही होती है लेकिन उसके इरादों पर पानी फेर दिया जाता है। बर्नी बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है क्योंकि उसको 6 महीने गुजर चुके होते हैं, उसने अपनी नागरानी को नहीं देखा होता। इधर अनंता को भी बर्नी के होने का एहसास होता है, उसे बार बार अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ याद करने की कोशिश करती है लेकिन नागमणि की वजह से अनंता अपनी पूरी याददाश्त खो चुकी है। वो कोशिश तो करती है अपने आप को याद करने की उसके अतीत में क्या हुआ था लेकिन फिर से वो खामोश हो जाती है और उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। अगले सीन में हमें प्रेस दिखाई जाती है जो कि अपारा के भाई की होती है। वहाँ पर वो काम करने के लिए जाती है और अपने भाई का दिन रात हाथ बताती है। अब अपने भाई को कहती है कि अब ज़माना बहुत ज़्यादा आगे निकल गया, मुझे लगता है कि हमें अपने प्रेस कंपनी को डिजिटल भी करना चाहिए, जैसे कि रील्स वगैरह या स्टोरीज वगैरह लगानी चाहिए। दूसरी तरफ आर्यमन सूरी जो कि अब काम बहुत ज़्यादा ही कम करता है लेकिन वो अपने काम की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है, इसलिए उससे पता चलता है कि यहाँ पर एक छोटी सी प्रेस कंपनी है जो कि इतना अच्छा काम करती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि अपारा के भाई को उसका पूरा टीम वर्कर कहती है कि तुम्हारी ये बहन बहुत ज़्यादा अच्छी है लेकिन बहुत ही दिल से काम कर रही है तुम्हारी कंपनी के लिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि आर्यमन का एक असिस्टेंट से कहता है कि यहाँ पर एक बहुत अच्छी कंपनी है दिल्ली में जो कि अच्छा प्रयास करती है, हमें लगता है कि हमें उसके साथ कोलैबोरेट करना चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अपारा जैसे ही ऑफिस आती है अपने प्रेस में तो वहाँ पर एक लड़की उसे कहती है कि मुझे लगता है कि मैंने आपको पहले कहीं देखा है, आप मुझे लगता है कि दिल्ली में पढ़ाई करती थी। तो ये सुनने के बाद
अपारा बहुत ज़्यादा सोचने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी याददाश्त चली जाती है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं बरनी वहाँ से जान बचाकर निकल तो आती है, लेकिन अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि बरनी के सामने राधिका खड़ी होती है और राधिका को कहती है कि तुम यहाँ चिंगिस्तान में क्या कर रही हो? तुम्हारी जान को बहुत ज़्यादा खतरा है, चलो मेरे साथ, हमें यहाँ से निकलना होगा, जल्दी से जाकर अहाना मैडम को ढूँढना होगा क्योंकि उसकी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन वहाँ पर राधिका बरनी से कहती है कि तुम्हारी गलतफ़हमी है, मैं ही वो ड्रैगन और मैंने ही तुम्हारी नागरानी अनंता को मारा था। यहाँ पर बरनी देखकर हैरान हो जाती है कि जिसे वो अपनी दोस्त समझती रही, वही उनकी सबसे बड़ी दुश्मन निकली। और यहाँ पर हमें फिर से वही फाइटिंग वाले सीन दिखाए जाते हैं जो कि नागिन सिंह हम उनको पूरी तरह से ट्रोल करते हैं। यहाँ पर एआई का यूज़ किया जाता है बरनी और राधिका की फाइट दिखाई जाती है। यहाँ पर बरनी अपनी जान बचाने के लिए पूरी कोशिश करती दिखाई दे रही है और ड्रैगन से लड़ती दिखाई देती है। नागिन सिंह 7 की आज की एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह ड्रैगन राधिका बनती है और बरनी उससे लड़ती दिखाई देती है। अगर आपको भी मेरे रिव्यूज़ और वीडियोज़ पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा। और हर नए आने वाले एपिसोड और ड्रामा और सीरीज़ की रिव्यूज़ वीडियो देखने के लिए भी चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, अगर आप यहाँ तक पहुँचे तो प्लीज़ एक छोटा सा लाइक, शेयर और फॉलो ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर हम देखते हैं बरनी और राधिका के दरमियान फाइट बहुत ज़्यादा हो जाती है और एआई की वजह से हमें बहुत सारे ऐसी फाइटिंग सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पर बरनी और राधिका लड़ते दिखाई देते हैं। राधिका अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन बरनी भी वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि राधिका के पास अब ड्रैगन मोती और नागमणि दोनों की पावर है, लेकिन वो बरनी को भागने नहीं देती और उसे फिर से पकड़ लेती है और उसे बहुत ज़्यादा घायल कर देती है और बुरी तरह से उसे मारती पीटती है और एक जोरदार से नीचे ज़मीन पर गिरा देती है। नागिन सिंह 7 जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, इसकी कहानी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। यहाँ पर हम देखते हैं जैसे ही बरनी ज़मीन पर गिरती है तो राधिका उसे कहती है कि तुम अब मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, मगर मैं तुम्हारी नागरानी अनंता को मार सकती हूँ, तो तुम्हें भी जान से मारना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ड्रैगन ऊपर हवा में फिर से उड़ने के लिए चली जाती है, लेकिन वहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही राधिका बरनी को पूरी तरह से मारती है, उसे घायल करने की कोशिश करती है, तो बरनी उसे कहती है कि तुम मुझे चाह कर भी नहीं मार पाओगी और तुमने मेरी नागरानी अनंता को मार दिया, लेकिन उसके ऊपर शिव का आशीर्वाद है, वो कहीं न कहीं ज़रूर ज़िंदा होगी। यहाँ पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैसे ही ऑफिस में अपारा से वो लड़की उसके बाद अतीत के बारे में पूछती है, तो वहाँ पर वो बेहोश हो जाती है और डॉक्टर कहता है कि मैं तुम लोगों को रोका था कि आप लोगों ने अपारा से अतीत के बारे में कुछ भी नहीं पूछना, क्योंकि वो अपना अतीत पूरी तरह से खो चुकी है और जैसे उसके बारे में कुछ पूछा जाएगा तो वो बेहोश हो सकती है और उसके ज़हन पर ज़हनी दबाव भी पड़ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं अपारा को होश आ जाता है। अपारा की एक नई पहचान है, उसे नई फैमिली मिल चुकी है जो कि उसको इतना ज़्यादा प्यार करते हैं। यहाँ पर अपारा के साथ और भी फैमिली मेंबर दिखाई दिए गए हैं, उसके भाई-भाभी, दादा-दादी और चाचा-चाची भी और फूफो भी दिखाई दी गई है जो कि उसको इतना प्यार करती हैं। आगे जाकर ये कहानी भी खुलेगी कि आखिरकार उसको ये लड़की मिली और अपारा कैसे यहाँ तक आई और अपारा का भाई उसके लिए क्या कुछ करता है। अपारा के लिए एक नई फैमिली मिल चुकी है और वो बहुत ज़्यादा ही खुश है अपनी फैमिली में। दूसरी तरफ अपारा का भाई बस यही सोचता है कि ये बहुत ही अच्छी लड़की है, ये मेरे साथ दिन-रात मेरे प्रेस में इतना काम करती है और मेरा हाथ बढ़ाती है, पता नहीं कौन है, लेकिन ये एक्सीडेंट में मुझे मिली थी, उसके बाद इसकी याददाश्त चली गई। अगले सीन में हम देखते हैं जैसे ही राधिका बरनी पर हमला करने की कोशिश करती है, अपने रेगुलर अवतार में फिर से आती है, तो वहाँ पर बरनी का लवर आकर उसे बचा देता है और राधिका की आँखों में धूल झोंक देता है और राधिका देखती रह जाती है, लेकिन बरनी वहाँ से निकलने की पूरी कोशिश करती है और वो अपने लवर के साथ अच्छाधारी रूप ले लेती है और वो उसे चकमा देकर वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। यहाँ पर बरनी का लवर उसे लेकर जाता है और कहता है कि अगर आज मैं ना आता तो तुम्हारी जान जा सकती थी। यहाँ पर राधिका फिर से बरनी को ढूँढने की कोशिश करती है पूरी तरह से, लेकिन वो नहीं जानती इस बार बरनी उसकी कैद से निकल चुकी है और वो अपने लवर के साथ चिंगिस्तान जाने में कामयाब हो जाएगी और वो चिंगिस्तान जाकर सबसे पहले अपनी नागरानी को ही ढूँढेगी। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि अपारा की भाभी जो कि बहुत ही अच्छी, बहुत स्वीट है, वो दिन-रात बस मेहनत करती है, घर के काम सँभालती है और अपारा की इतनी मदद करती है कि वो कहती है कि आखिरकार तुम इतनी मेहनत क्यों करती हो? तुम इस प्रेस में क्यों काम कर रही हो? तुम्हें कुछ अच्छा करना चाहिए। अपारा जो कि अपने भाई के साथ इतना अच्छा काम करती है क्योंकि उसे एक्सपीरियंस था, पहले भी वो आर्यमन सूर्य की कंपनी में काम करती रही है। दूसरी तरफ अपारा के छोटा भाई उसे कहता है, मुझे लगता है आप में कुछ तो ऐसी बात है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा अतीत के राज छुपे हुए हैं। यहाँ बात हो रही थी, ऊपर से वहाँ पर प्रेस वाली मशीन गिरती दिखाई देती है जो कि बहुत ज़्यादा ही वज़नी होती है, जिसे पकड़ना नामुमकिन होता है, लेकिन वहाँ पर भाग कर नागरानी अनंता जाती है और उस मशीन को पकड़ती दिखाई देती है। ये देखकर वो खुद भी हैरान हो जाती है कि आखिरकार उसने इतनी भारी मशीन को अकेले कैसे पकड़ लिया जो कि इतनी बड़ी और इतनी हैवी हो सकती है। यहाँ पर सब लोग हैरान हो जाते हैं कि अनंता ने एक आदमी की जान तो बचा ली है, लेकिन अपारा इतनी पावरफुल कैसे हो गई। यहाँ पर सब लोग हैरान होने वाले हैं और अपारा को भी यकीन नहीं होता कि आखिरकार उसने कैसे किया। दूसरी तरफ अपारा का भाई उसकी बात को टाल देता है और कहता है कि तुम यहाँ पर दिन-रात हल्दी वाला दूध पीती हो, माँ जी तुम्हें पिलाती है, इसलिए तुम्हारे अंदर इतनी ताकत आ चुकी है। इसके बाद हम देखते हैं अगला सीन मंदिर वाला। यहाँ पर हमें बरनी दिखाई दी जाती है और बरनी और उसका लवर वहाँ पर मंदिर में मौजूद होते हैं और उसकी अच्छी तरह से मरहम करता है और कहता है कि मैंने तुम्हें बड़ी मुश्किल से ढूँढा है, 6 महीने से तुम्हें ढूँढ रहा हूँ, मुझे तुम कहीं नहीं मिली, लेकिन आखिरकार मुझे पता चला कि तुम चिंगिस्तानियों की कैद में हो, तो तुम्हें बचाने के लिए मैं वहाँ पर आ गया। यहाँ पर बरनी उसे कहती है कि तुम्हें वहाँ पर नहीं आना चाहिए था, तुम्हारी जान भी जा सकती है, लेकिन अगर तुम आ चुकी हो तभी मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। मुझे अपना कर्तव्य पूरा करना है और नागरानी अनंता को ढूँढना है और ढूँढकर मैंने अपने दुश्मनों को खात्मा करना है और नागरानी अनंता को मैं एक दिन ज़रूर ढूँढूँगी, क्योंकि राधिका ही असली दुश्मन है और राधिका ही ड्रैगन है। दूसरी तरफ हम देखते हैं राधिका बरनी को पूरे चिंगिस्तान में ढूँढती है, लेकिन उसे
बर्नी कहीं भी नहीं मिलती। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि राधिका थक जाती है और कहती है कि आखिरकार बर्नी कहीं मर गई होगी और यहाँ से गिरकर वो नीचे चली गई होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि राधिका ड्रैगन के अवतार में आकर समंदर में भी जाती है और बर्नी को ढूंढने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन बर्नी उसे कहीं भी नहीं मिलती। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि आर्यमन सूर्य के मैनेजर कहता है कि यहाँ पर एक प्रेस वाली कंपनी और हमें उसके साथ रब्ता करना चाहिए, और दूसरी तरफ अपारा का भाई भी कहता है कि हमें लगता है कि हमें उस कंपनी के साथ कोलैबोरेट करना चाहिए, हमारी प्रेस काफ़ी फेमस है और हमारे आर्टिकल्स बहुत अच्छे होते हैं और हमें शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन और न्यूज़ रिपोर्टर के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। इधर दूसरी तरफ राधिका जो कि अपने बिजनेस को पूरी तरह से टाइम देती है, क्योंकि यहाँ से वो पैसा निकाल कर चिंगिस्तान भेजती है। राधिका आर्यमन से कहती है कि हमें कल एक डील मिली है जो कि एक छोटी सी प्रेस है, लेकिन उसके आर्टिकल बहुत ज़्यादा ही अच्छे होते हैं और यहाँ से हमें बहुत बड़ा मौका मिल सकता है। दूसरी तरफ हमें न्यूज़ दिखाई जाती है जहाँ पर चिंगिस्तान के खिलाफ बहुत ज़्यादा भारत में तबाही मचाने के मंसूबे बना रहे होते हैं। ये सुनकर राधिका और भी बहुत ज़्यादा ही शॉक हो जाती है कि मेरे मुल्क में ये लोग इतनी ज़्यादा तबाही मचाने की सोच रही हो, लेकिन मैं यहाँ रहकर भी अपने मुल्क को नहीं बचा रही है। अगले सीन में हम देखते हैं राधिका आर्यमन के पास जाती है और कहती है कि एक प्रेस वाली हमें कंपनी मिली है जो कि आर्टिकल बहुत ज़्यादा अच्छे छापती है और उसका काम भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, हमें ऐसी छोटी कंपनी को सपोर्ट करना चाहिए और उससे जाकर बात करनी चाहिए। राधिका आर्यमन के पास आती है और आर्यमन फिर से ड्रिंक कर रहा होता है और उसे समझाती है कि आखिरकार तुम इतनी शराब क्यों पी रहे हो, तुम्हारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, मैंने कल एक मीटिंग रखी है और तुमने मेरे साथ वही जाना। आर्यमन कहता है कि मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा और मैंने वहाँ जाकर आखिरकार करना ही क्या है। राधिका आर्यमन को समझाती है कि ये कंपनी का फेस तुम हो, तुम्हारी वजह से इस कंपनी ये चलती है कंपनी, अगर तुम ही बैठ जाओगे तो हमारे कंपनी में काम करने वाले लोगों की तनख्वाह रुक जाएगी, उनका घर तुम्हारी वजह से चलता है, अगर तुम काम नहीं करोगे तो हमारी कंपनी की ग्रोथ नहीं होगी। यहाँ पर राधिका आर्यमन का हाथ पकड़कर जाने की कोशिश करती है, लेकिन आर्यमन राधिका हाथ छुड़वा देता है और कहता है कि तुम मेरी बस दोस्त हो, मेरी बीवी बनने की कोशिश मत करो, मैं कभी भी तुम्हें बीवी वाला रुतबा नहीं दे पाऊँगा। यहाँ पर राधिका बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अपारा अपनी भाई और भाभी के साथ वहाँ पर मीटिंग के लिए आते हैं और आज अपारा का भाई अपनी भाभी को मीटिंग के लिए नहीं बल्कि खाने के लिए लेके आने वाला होता है, लेकिन अपारा अपने भाई से कहता है कि हमें भाभी को साथ लेकर चलते हैं, वहाँ पर मीटिंग भी हो जाएगी और खाना भी हो जाएगा और वहाँ हमारी डील भी डन हो जाएगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो मैनेजर जो कि अपारा और उसके भाई की मीटिंग सूर्यमन से करवाने वाला होता है, सूर्यमन को आने में बहुत लेट हो जाती है, तो अपारा पूछती है कि कितना टाइम और लगेगा, ये लोग अभी से इतनी लेट कर रहे हैं, तो बड़ी कंपनी वाले ज़रूर हैं लेकिन हम उनका वेट नहीं कर सकते। यहाँ पर अगले सीन में हम देखते हैं कि राधिका और आर्यमन की एंट्री होती है और अपारा को ये एहसास होता है कि जैसे कोई अपना उसके पीछे आ चुका है। नागिन सीज़न 7 तकरीबन खत्म ही होने वाला है और इसकी आज की एपिसोड बहुत अच्छी होती है। यहाँ पर वेटर अचानक से ऊपर आ जाता है और आकर राधिका के ऊपर ड्रिंक गिरा देता है और राधिका अपनी शर्ट साफ करने के लिए वॉशरूम की तरफ चली जाती है। आज की एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। यहाँ पर राधिका और आर्यमन तो आ चुके हैं, लेकिन राधिका को उस बात का एहसास हो ही जाएगा कि आखिरकार यहाँ पर कोई इच्छाधारी नागिन है। यहाँ पर आर्यमन जैसे बैठता है और राधिका को पता चल जाता है कि ये गन किसी इच्छाधारी नागिन की और यहाँ पर आस-पास कोई इच्छाधारी नागिन हो सकती है। वो आर्यमन को कहती है कि तुम्हें यहाँ पर अपारा के भाई को ज्वाइन करो, इनके साथ तुम डील करो, मैं अभी आती हूँ वॉशरूम होकर थोड़ा फ्रेश होकर। यहाँ पर आर्यमन बहुत ज़्यादा ड्रिंक करके बैठा होता है, लेकिन यहाँ पर अपारा की भाभी बहुत ज़्यादा ही आर्यमन की बड़ी फ़ैन होती है। इधर हम देखते हैं कि अपारा अपने वॉशरूम में होती है और अपनी ड्रेस को साफ़ कर रही होती है और भाई राधिका उसको ढूंढते हुए वॉशरूम की तरफ ही आती है, क्योंकि उसे नागिन की गंध आ चुकी थी। नागिन सीज़न 7 का आज का एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को एक छोटा सा लाइक शेयर और फॉलो ज़रूर कर दीजिएगा। आपको आज की स्टोरी कैसी लगी अपने फीडबैक मुझे कमेंट्स में ज़रूर दीजिए।